स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल पर। और आज हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पार्ट 2, जो कि मानव स्वास्थ्य तथा रोग से संबंधित न्यू क्वेश्चन बैंक। और इसमें संपूर्ण प्रश्न आपको हल सहित देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है ये सभी 3 अंक वाले क्वेश्चनों के उत्तर इसमें देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन बैंक जो है ये एमपी विमर्श पोर्टल द्वारा संशोधित जारी प्रश्न बैंक 2021 से जो आपकी आने वाली एग्जाम बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी उपयोगी प्रश्न इसमें शामिल है। तो आइए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनके क्वेश्चन और इनके उत्तर। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पर हम देखेंगे कि आज हम इन 3 अंक वाले इन सभी 10 प्रश्नों के हल देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर एवं समाज पर अल्कोहल के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो मानव शरीर पर भी और समाज पर भी अल्कोहल का क्या प्रभाव होता है। तो बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है और बिना देखे बिना जाने भी हम इसके प्रभाव को लिख सकते हैं, क्योंकि हम सभी जहां समाज में रहते हैं वहां पर अल्कोहल सेवन करने वाले व्यक्ति पाए जाते हैं और उनके लक्षण उनके प्रभावों को देखकर भी हम उत्तर अपने मन में बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मानव शरीर और समाज पर अल्कोहल के क्या प्रभाव होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं, मस्तिष्क की जो नियंत्रण शक्ति होती है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि अल्कोहल लेने के बाद व्यक्ति का स्वयं के मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं होता है, वो कुछ भी उटपटांग बोलता रहता है, ये हम सभी जानते ही हैं, देखते हैं, है ना। गलत सही सोचने की क्षमता उसकी खत्म हो जाती है और मस्तिष्क की अक्रियता के में सारे संबंध भूल जाता है। इसी के साथ में ज्यादा सेवन करने से आमाशय, हृदय, यकृत, वृक्क और अन्य अंगों की पेशियां कमजोर हो जाती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति समाप्त हो जाती है। अल्कोहल के आदी व्यक्ति की पुतलियां भी फैल जाती है और कुछ दिनों के बाद प्राय व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का भी हो जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर व्यक्ति के शरीर पर और समाज पर प्रभाव भी बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइकोट्रोपिक औषधि कैसे कहते हैं। तो देखिए साइकोट्रोपिक औषधियां क्या होती है। तो ये ऐसी औषधियां मुख्यतः मनुष्य के चिंतन शक्ति एवं मानसिक प्रक्रिया को प्रभावित करती है। और इन औषधियों का जो उपयोग होता है, इनके सतत उपयोग से व्यवहार, होशो हवास और बोधगम्यता में परिवर्तन हो जाता है। इन्हें हम मनोदशा परिवर्तक औषधि भी कहते हैं। और इन औषधियों के लगातार सेवन से व्यक्ति उनका आदी हो जाता है। मतलब ये औषधि यदि लगातार व्यक्ति लेता रहता है तो फिर हमेशा उसे लाइफ टाइम इन औषधियों की आदत हो जाती है और वह इन औषधियों पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाता है तथा इनके बिना वो नहीं रह पाता है। तो इस प्रकार की कुछ औषधियां हैं, ये साइकोट्रोपिक औषधियां। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, शामक औषधियां क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, इनके प्रभाव लिखिए। तो देखिए शामक औषधियां जो होती है इसके अंतर्गत ऐसी औषधियों को ही शामिल किया गया जो सीधे मस्तिष्क तथा अर्थात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देती है। ये शरीर को निश्चिंत, सुस्त और स्वतंत्र कर देती है। इनकी अधिक मात्रा में सेवन करने से व्यक्ति को नींद आने लगती है और ये निंद्रा उत्पन्न करने वाली औषधियां होती हैं, है ना। इन्हें निंद्राकारी औषधि भी कह सकते हैं। इन औषधियों को हम हिप्नोटिक्स भी कह सकते हैं। उदाहरण इसके लिए जैसे बार्बिटूरेट्स और बेंजोडाइएज़ोपिन्स आदि जो है इसके कुछ उदाहरण हैं। तो दोनों प्रकारों को समझते हैं। देखिए बार्बिटूरेट्स जो होता है ये एक संश्लेषित औषधि होती है जिसे बार्बिटूरिक अम्ल से तैयार किया जाता है और इसके प्रयोग से व्यक्ति को नींद आ जाती है। इसी कारण निंद्राकारी पिल्स के नाम से भी इन्हें जानते हैं। ये व्यक्ति की क्रियात्मक तथा सक्रियता, चिंता, उत्कंठा आदि को कम कर देती है, निंद्रा लाती है और लगातार उपयोग इनका व्यक्ति करता है तो वो उसका आदी जरूर हो जाता है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे हेक्साबार्बिटॉल, मीथोहेक्सेटॉल आदि। दूसरे प्रकार की यहाँ पर है बेंजोडाइएज़ोपिन्स। ये प्रति उत्कंठात्मक और एंटी एंजाइटी औषधि होती है, मतलब चिंता से मुक्त करने वाली औषधियां होती हैं, है ना। जिस व्यक्ति को किसी बात की चिंता उसकी वजह से उसको नींद नहीं आती है तो ये औषधियां उनको दी जाती है चिकित्सक की सलाह से और इनके उपयोग से नींद आती है। यहाँ पर वैलियम, डायज़ेपाम आदि जो है इसके कुछ उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरफेरॉन क्या है। इंटरफेरॉन जंतु जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न वे शक्तिशाली विषाणु प्रतिरोधी पदार्थ हैं। तो इंटरफेरॉन एक प्रकार की प्रोटीन होती है और ये जंतु की जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होती है और ये खास करके विषाणु प्रतिरोधी होती है, मतलब विषाणु को
शरीर के अंदर रोकथाम करने के लिए उत्पन्न होती है। जो वायरल रोगों के कारण उत्पन्न होते हैं ये विषाणु के प्रथम संक्रमण के बाद उत्पन्न होते हैं तथा विषाणु के द्वितीय आक्रमण से जीव की रक्षा करते हैं। ये विषाणु रोगों की रोकथाम ठीक उसी प्रकार से करते हैं, है ना। विषाणु से होने वाले जो रोग होते हैं उनकी रोकथाम, विषाणु से रोगों की रोकथाम ठीक उसी तरह करते हैं जिस तरह से प्रतिजैविक जीवाणु रोगों की रोकथाम करते हैं। लेकिन जंतु इंटरफेरन जो होता है मानवों पर ही प्रभावी नहीं है। जैव तकनीक की सहायता से इन्हें मानव शरीर के बाहर भी व्यावसायिक स्तर पर प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाता है। 3 अंक के हिसाब से उत्तर काफी है। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि है तो 3 अंक के लिए, पर देखिए यहाँ पर कैंसर पूछा है। कैंसर क्या है तो कैंसर बताना है, कैंसर के प्रकार बताना है और कैंसर के रोग के प्रमुख कारण, यानी कि 3 बातें यहाँ पर इसमें शामिल कर ली है। तो थोड़ा सा उत्तर हमारा बड़ा बनेगा। आप अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिएगा जितना आप लिखना चाहते हैं, है ना। तो पर तीनों बातें इसमें शामिल होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कैंसर की। तो कैंसर क्या होता है तो जब कोशिका विभाजन एवं कोशिका वृद्धि असामान्य होती है ना। मतलब वो जब कोशिकाओं के अंदर विभाजन और वृद्धि असामान्य तरीके से होती है तो इसके कारण से ट्यूमर का निर्माण होता है, यानी गठाने बन जाती है और उन्हें हम ट्यूमर या कैंसर कहते हैं। कैंसर एक प्रकार की असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है, यानी इसके अंदर कोशिकाएं जो होती हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती रहती है, उनमें विभाजन होता रहता है जिसके कारण ऊतक भी बढ़ते हैं क्योंकि कोशिकाओं का समूह ही ऊतक होता है ना। जो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन तथा विकास के कारण होती है और जिन कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण कैंसर होता है उन्हें हम नियोप्लास्टिक सेल्स कहते हैं। तो ये कोशिकाएं नियोप्लास्टिक कोशिकाएं कहलाती है। अब यदि हम बात करें कैंसर के प्रकार की तो कैंसर के प्रकारों को निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला प्रकार है यहाँ पर सार्कोमास। तो ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक का कैंसर है, 2% व्यक्तियों में ये पाया जाता है। कार्सिनोमास है, यह कैंसर एपिथेलियम कोशिकाओं में, स्तन ग्रंथि, फेफड़ा आमाशय, अग्नाशय आदि में होता है। 85% कैंसर इसी टाइप का होता है। लिम्फोमास ये लसीका ऊतकों में पाया जाने वाला कैंसर होता है और इस प्रकार के कैंसर में लसीका गांठें तथा प्लीहा अधिक मात्रा में बनाती है, यानी कि एक प्रकार से ये लसीका और रक्त के अंदर पाया जाता है। ल्यूकोमास जो होता है ये रुधिर कोशिकाओं में पाया जाता है और इसे रुधिर कैंसर भी कहते हैं। और उपयुक्त प्रकारों के अलावा भी कुछ प्रकार के कैंसर पाए जाते हैं जैसे मेलेनोमा से वर्णक कोशिकाओं से संबंधित है, ग्लियोमा से तंत्रिका कोशिकाओं से संबंधित, टेरिडोमा से यह कोशिका विभाजन एवं भ्रूण विकास से संबंधित कैंसर के कारण कैंसर उत्पन्न करने वाले भौतिक रासायनिक कारकों को कार्सिनोजेन कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये कैंसर के हुए प्रकार और कैंसर की परिभाषा। अब हम देखते हैं इसके कुछ कारणों को। तो कारण की बात करें तो देखिए कारण इसके हैं धूम्रपान के कारण हुआ मुंह और फेफड़ों का कैंसर। इसी प्रकार सुपारी और दूसरे रसायन भी कैंसर पैदा करते हैं। ज्यादा उम्र जब हो जाती है वहां पर हार्मोनल सिस्टम जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसका बिगड़ना ये भी कैंसर का कारण बनता है। विषाणु के संक्रमण के कारण, उत्परिवर्तन के कारण, सूर्य की अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, प्रदूषक रेडियो एक्टिव पदार्थ, इनके कारण भी कैंसर पैदा होता है। तो इस प्रकार से हम कैंसर के कुछ कारण बता सकते हैं। अब यहाँ पर कैंसर के कुछ लक्षण भी मैंने अलग से ऐड कर दिए हैं। तो ये जरूर नहीं है आपके प्रश्न में उत्तर में आप लिखें, पर थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर और भी एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दिया है। जैसे लक्षण की बात करते हैं तो जैसे कोई भी घाव हो जाता है, वो भरना, असाधारण और बार बार रक्त स्त्राव का होना या अन्य स्त्राव का निकलना, विशेषकर स्त्रियों के अंदर मासिक धर्म हो जाने के बाद प्राय ऐसा होना, बिना दर्द के असाधारण गांठें शरीर के किसी भाग का बढ़ जाना, यानी कि शरीर में कहीं पर भी कोई गांठ बन जाती है तो वो एक प्रकार से कैंसर का लक्षण हो सकता है। विशेषकर स्त्रियों के स्तन में गांठ पड़ना, असाधारण वृद्धि होना आदि इसमें शामिल है। गले की खराबी या गले का रोग जो ठीक होने का या भरने का नाम ना ले, वो भी उसका लक्षण हो सकता है। मसौन तिलों का रंग आकार में अचानक से चेंजेस हो जाना, परिवर्तन हो जाना, ये भी इसका कारण है। किसी भी अल्सर के इलाज के बाद भी ठीक ना होना, तो ऐसे कुछ लक्षण कैंसर के हम बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षात्मक तंत्र क्या है और मनुष्य के प्रतिरक्षात्मक तंत्र के विभिन्न घटक और उनकी भूमिकाओं का वर्णन। तो देखिए यहाँ पर भी 3 बातें पूछ ली है। प्रतिरक्षात्मक तंत्र बताना है, फिर उसके तंत्र के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं और उनकी फिर क्या भूमिकाएं होती है ये बताना है। तो ये भी थोड़ा सा उत्तर हमारा बड़ा बनेगा। देखिए
प्रतिरक्षात्मक तंत्र की यदि हम बात करते हैं तो ये एक प्रकार विशेष श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है, यानी कि जो हमारा WBCS होता है, जिसे हम WBCS कहते हैं, ये उन्हीं को हम कहते हैं प्रतिरक्षात्मक तंत्र, और इन्हें ल्यूकोसाइट या लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। शरीर प्रतिरक्षात्मक तंत्र की कोशिकाएं मुख्य कोशिकाएं, क्योंकि ये हमारे शरीर के अन्य रोगों से सुरक्षा करती है। तो और प्रतिरक्षात्मक तंत्र के लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, एक होती है बी सेल्स और टी सेल्स, है ना, बी कोशिका और टी कोशिकाएं, और ये दोनों भ्रूणीय अवस्था में यकृत कोशिकाओं में और वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा में बनती है। और इनमें टी कोशिकाएं प्रतिरक्षीय तथा बी कोशिकाएं प्रतिरक्षियों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है, और दोनों ही कोशिकाएं एंटीजनों से प्रेरित होकर अपने अपने कार्यों को करती है। तो यहां तो हो जाता है प्रतिरक्षात्मक तंत्र क्या है यहां तक, ठीक है। अब इसके घटक की यदि बात करते हैं तो इसके दो घटक मुख्य हुए, बी कोशिका और टी कोशिका। अब इनकी हमें भूमिका भी थोड़ी सी बतानी होगी कि ये क्या क्या कार्य करती है, कैसे करती है। तो देखिए, जब कोई भी एंटीजन शरीर द्रव या लसिका रुधिर में प्रवेश करता है तो बी कोशिकाएं इससे प्रेरित होकर के प्रतिरक्षी का निर्माण करती है, और मानव शरीर में हजारों प्रकार के एंटीजन के लिए अलग अलग हजारों प्रकार की विशिष्ट बी कोशिकाएं पाई जाती है। जब कोई बी कोशिका एंटीजन के संपर्क में आती है तो ये तेजी से गुणन करती है और बहुत सी एक क्लोन प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण कर देती है, और इसी क्लोन की अधिकांश कोशिकाएं एक सेकंड में 2000 प्रतिरक्षी अणुओं का निर्माण करती है। बी कोशिकाएं कोशिकाओं में प्रतिरक्षियों के उत्पादन की यह क्षमता इन कोशिकाओं के विकास परिपक्वन के दौरान उपार्जित लक्षणों के एकत्रित होने के कारण भ्रूणीय अवस्था में ही बनती है। तो बी कोशिकाएं का मुख्य कार्य होता है प्रतिरक्षियों का निर्माण करने का, है ना। तो ये इस प्रकार से ये बनाती हैं। टी कोशिकाओं की बात करते हैं तो टी कोशिकाएं भी बी कोशिकाओं के समान एक क्लोन टी कोशिकाओं के उत्पादन के द्वारा एंटीजन के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। प्रत्येक टी कोशिकाएं एक विशिष्ट एंटीजन से संबंधित होती है, और इसलिए हमारे शरीर में विशिष्ट प्रकार के एंटीजनों के लिए अलग अलग टी कोशिकाएं 4 या 5 वर्ष या इससे अधिक समय तक जीवित रहती है। टी कोशिकाओं के द्वारा उत्पादित क्लोन कोशिकाएं एंटीजन की प्रतिक्रिया की दृष्टि से जनक टी कोशिका के समान ही होती है, लेकिन ये विभिन्न कार्यों को करती है, और ये निम्न प्रकार की हो सकती है। तो आगे जो प्रकार है यहाँ पर टी कोशिकाओं के ही प्रकार है, जैसे मारक टी कोशिकाएं, है ना, किलर टी सेल्स इन्हें कहा जाता है, और ये एंटीजन को सीधे आक्रमण के द्वारा नष्ट करती है। इसके लिए कुछ ऐसे रसायनों का स्त्राव करती है जो भक्षकाणु को आकर्षित करके एंटीजनों को तेजी से भक्षण के लिए प्रेरित करती है। दूसरी टी कोशिकाओं को आकर्षित करने के लिए कुछ रसायनों का भी स्त्राव ये करती है, और टी कोशिकाएं एंटीजनों के प्रति इन क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए उन स्थानों पर जाती है जहां पर एंटीजनों का आक्रमण होता है। दूसरी प्रकार की कोशिकाओं की यदि हम बात करें, सहायक टी कोशिकाएं, हेल्पर टी सेल्स, तो ये वे टी सेल्स होती हैं जो बी कोशिकाओं को प्रतिरक्षियों के निर्माण के लिए प्रेरित करती है। थर्ड टाइप्स में है दावक टी सेल्स, है ना, ये वे टी कोशिकाएं हैं जो प्रतिरक्षात्मक तंत्र के द्वारा अपने ही शरीर की कोशिकाओं पर आक्रमण करने से रोकती है, और इनमें से कुछ कोशिकाएं एक निश्चित एंटीजन के लिए याददाश्त कोशिकाओं का भी काम करती है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा उत्तर हमारा बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तंबाकू धूम्रपान के हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो तंबाकू धूम्रपान के यदि हानिकारक प्रभाव हम देखते हैं तो सबसे पहला प्रभाव यहाँ पर आता है, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और तंत्र की आवेग के संचरण मार्ग को प्रभावित करता है, और कम मात्रा में इसका उपयोग मस्तिष्क के विभिन्न केंद्रों को उत्तेजित करता है, लेकिन उसका लंबा उपयोग जो होता है तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता को भी कम कर देता है। इसी के साथ में यह एड्रेनलिन के स्त्राव को प्रेरित करता है, रक्तदाब हृदय गति को बढ़ाता है, और रक्तदाब को बढ़ाकर यह हृदय की बीमारियों को उत्तेजित भी करता है। गर्भवती महिलाओं में धूम्रपान भ्रूण के विकास को रोकेगा। तंबाकू के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तथा सार नहीं, ये टार है, ठीक है, टार भी पाया जाता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड के रुधिर O2 संवहन क्षमता को कम करता है, और हाइड्रोकार्बन कैंसर को प्रेरित करता है। इसी कारण से तंबाकू चबाने वाले के मुंह तथा फेफड़ों में, धूम्रपान करने वालों में गले में फेफड़ों का कैंसर अधिक होता है, गले और फेफड़ों का कैंसर। तंबाकू का किसी भी रूप में प्रयोग लार और आमाशय रसों के स्त्राव को अधिक प्रेरित करता है, जिससे आमाशय में अम्लता बढ़ जाती है, फलतः आहार नाल
अल्सर का खतरा बढ़ जाता है, श्लेष्मा की अवशोषणशीलता कम हो जाती है, व्यक्ति अल्पपोषण, भूख एवं कब्ज का शिकार भी इसमें हो जाता है। तो इस प्रकार से तंबाकू के हानिकारक प्रभाव इसमें बता सकते हैं। अगला है क्वेश्चन यहाँ पर, अल्कोहल ड्रग के द्वारा होने वाले कुप्रभावों की हानिकारक सूची बनाइए। तो ड्रग या अल्कोहल दोनों की बात हम इसमें शामिल कर लेते हैं। तो ड्रग और अल्कोहल के तात्कालिक प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव जो होते हैं, अंधाधुंध व्यवहार है, बर्बरता, हिंसा आदि के रूप में व्यक्त होते हैं। ड्रगों की अत्यधिक मात्रा श्वसनपात, हृदयपात यानी कि हार्ट फेल्यूर, रेस्पिरेटरी फेल्यूर, प्रमस्तिष्क रक्तस्राव है ना, सेरेब्रल हेमरेज आदि के कारण समूर्छा यानी कि कोमा की स्थिति और मृत्यु तक इसमें हो सकती है। दूसरे प्रभाव की बात करें तो युवाओं में आजकल ड्रग और अल्कोहल का दुरुपयोग का सबसे सामान्य लक्षण शैक्षिक क्षेत्रों में प्रदर्शन में कमी, बिना किसी स्पष्ट कारण के स्कूल जाने से कॉलेज जाने से अनुपस्थिति, व्यक्तिगत स्वच्छता की रुचि में कमी और विनिवर्तन, एकाकीपन, अवसाद, थकावट, आक्रमणशीलता, विद्रोही व्यवहार के साथ साथ परिवार और मित्रों से भी संबंध बिगड़ जाते हैं इनके। और ड्रग अल्कोहल के कुप्रयोग से दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। अगर कुप्रयोगकर्ता को ड्रग अल्कोहल खरीदने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं तो चोरी का सहारा, अपराध का सहारा भी इसमें लेता है। ये प्रतिकूल प्रभाव केवल ड्रग अल्कोहल का सेवन करने वाले तक ही सीमित नहीं है, कभी कभी इसमें ड्रग या अल्कोहल अपने परिवार या मित्र आदि के लिए मानसिक और आर्थिक कष्ट का कारण भी बन जाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, जो अंतःशिरा ड्रग लेते हैं, है ना, उनको एड्स, यकृत शोथ, बी संक्रमण होने की संभावनाएं भी अधिक होती है। गर्भावस्था के दौरान ड्रग एवं अल्कोहल का उपयोग गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसी के साथ में पुरुष खिलाड़ियों में मुहासे बड़ी आक्रामकता, भाव दशा में उतार चढ़ाव, अवसाद, विषाणु का आकार घटना, शुक्राणु उत्पादन में कमी, यकृत वृक्क और संभावित दुष्क्रियता, वक्ष का बढ़ना, समय से पूर्व गंजापन, प्रोटेस्ट का बढ़ना आदि लक्षण इसमें शामिल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, व्यसन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो व्यसन के प्रमुख कारण जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। तो जहां पर हम कुछ कारणों को यहाँ पर देखेंगे, जैसे उत्सुकतावश। तो एक तो उत्सुकतावश भी व्यक्ति ऐसा कर लेता है, जिससे संचार के माध्यम, विज्ञापन आदि नशीले पदार्थों को जानने की उत्सुकता पैदा करते हैं, जिसके कारण भी व्यक्ति इनका सेवन कर लेता है। इसी के साथ में उत्तेजना एवं अपूर्व आनंद की प्राप्ति के लिए, तो कुछ व्यक्ति मादक द्रव्यों के प्रति उत्तेजक प्रकृति होते हैं और ये उन युवाओं को जिनमें शारीरिक चाह की क्षमता होती है से आकर्षित करते हैं। इनके सेवन से अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है, ये इनकी धारणा होती है, परंतु इनकी वास्तविकता ये होती है कि ये इन दवाओं के सेवन से शारीरिक और मानसिक दुर्बलता आती है। अधिक कार्य क्षमता की इच्छा, ऐसी भ्रांति होती है कि मादक द्रव्यों के अधिक सेवन से शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, वह अधिक शारीरिक और मानसिक कार्य कर सकता है और इसी कारण से वो कुछ नशीली दवाएं, मादक द्रव्यों का सेवन युवाओं के द्वारा किया जाता है। किंतु वास्तविकता यह है कि इस प्रकार के पदार्थ शारीरिक और मानसिक क्षमता को कम करने के साथ साथ थकान बढ़ाते हैं। कल्पना लोक की शेर, तो कुछ यहाँ पर मादक द्रव्य वास्तविक दुनिया से व्यक्ति को पृथक कर देते हैं और जिस कारण से इन्हें क्षणिक आनंद की प्राप्ति तो होती है, पर व्यक्ति को नई सौंदर्य भावना और आनंद का अनुभव होता है। और इन क्षणिक सुखों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति नशीली दवाओं एवं पदार्थों का सेवन करते हैं और जिनकी देखा देखी परिवार के छोटे सदस्य भी नशीले के पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं। सामाजिक दबाव, कोई भी कभी कभी शादी समारोह होता है, वहां पर नशीली दवाओं के सेवन हेतु किसी नए व्यक्ति पर बार बार दबाव भी डाला जाता है और इसी दबाव के कारण कमजोर इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति इन दवाओं का सेवन कर लेते हैं और आनंद की अनुभूति होने पर वे बार बार इसका प्रयोग या सेवन प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसे कई कारण इसमें शामिल हैं, पर हम प्रश्न के जो अंक हैं उसके हिसाब से 5 पॉइंट इसमें काफी है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, एड्स रोग क्या है, इससे क्या समझते हैं, इसकी रोकथाम के 4 उपाय लिखिए। तो देखिए, एड्स जो होता है इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम और इसका पता सबसे पहले अमेरिका में लगा था 1981 में। और ये रोग जो होता है रक्त संचरण जननिक संसर्ग, माता से शिशु में फैलने वाला रोग होता है। लैंगिक संसर्गजन्य रोग है जिसमें रोगी की प्रतिरोधात्मक क्षमता नष्ट हो जाती है। इस कारण कारण इसका जो होता है HIV वायरस होता है, जिसे हम ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहते हैं।
और एड्स रोग अथवा HIV वायरस का संचरण निम्न प्रकार से होता है। यहाँ पर कुछ कारण है, जैसे एक स्त्री के साथ सहवास, संदूषित सिरिंज का यूज और दूषित रक्त का आदान प्रदान, अंग प्रत्यारोपण, है ना। अब इसकी नियंत्रण की यदि हम बात करते हैं तो नियंत्रण, है ना, एड्स को फैलने से रोकथाम, तो लोगों को एड्स के घातक परिणामों की जानकारी देना, इंजेक्शन लगाने वाले सिरिंज का एक ही बार में प्रयोग करना, और रुधिर देने वाले व्यक्ति प्रत्यारोपण, वृक्क, यकृत, नेत्र का कार्य, वीर्य वृद्धि हार्मोन आदि का दान करने वाले व्यक्तियों तथा गर्भ धारण करने वाले स्त्रियों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से यहाँ पर करना चाहिए। और जो लैंगिक संसर्ग होता है तो वहां पर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो ऐसे हम इसके कारण यहाँ पर बता सकते हैं, ऐसे रोकथाम के उपाय बता सकते हैं। तो यहाँ पर आज के हमारे 3 अंक वाले जो क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।